जितने भी हमारे डियर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं वेलकम कर रहा हूं। जैसा कि जानते हैं तो आज हम जो है लेकर आए हैं बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न यहाँ पे है आपका इलेक्ट्रो कन्वेंशनल थेरेपी जो होता है, ईसीटी जो दिया जाता है इलेक्ट्रो कन्वेंशनल थेरेपी, उसमें नर्स का क्या भूमिका होता है। चूँकि मैं आपको यहाँ पे बता दूँ 3 क्वेश्चन लेकर आए हैं, तीनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है ईसीटी में नर्स का भूमिका, ईसीटी में नर्स का भूमिका, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपका फोबिया, मतलब फोबिया शॉर्ट में भी पूछता है, लॉन्ग में भी पूछता है, यानी भय डर, समझ गए। और ये क्वेश्चन लेकर आए हैं एस्किजोफ्रेनिया के बारे में, समझ गए ना। एस्किजोफ्रेनिया होता है मानसिक विखंडता, इसमें आपको 3-4 तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है 2 सेट में। तो आज हम लोग पहला सेट करेंगे और इसके बाद जो है इसका दूसरा सेट है सिजोफ्रेनिया का एक और आएगा, समझ गए, जहाँ पे आप लोग देखेंगे। फिलहाल आज जो है वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, इसलिए एस्किजोफ्रेनिया मानसिक विखंडता का एक ही सेट करेंगे, जिसमें उसका जो है लक्षण, नर्सिंग प्रबंध और एस्किजोफ्रेनिया का क्या कारण होता है देखेंगे, ठीक है ना। चलिए ये हो गया। यहाँ पे आप लोग देखिए, मैं सीधा बता देता हूँ। यहाँ पे जो लोग को अभी तक सर्जिकल देखभाल में नर्स का योगदान में, नर्स के भूमिका लिखने में अगर दिक्कत हो रहा है, तो वो लोग ये ईसीटी को देखकर आराम से आइडिया लगाकर नर्सिंग सर्जिकल प्रोसेस में भी नर्स का भूमिका लिख सकते हैं, ठीक है ना। जिस प्रकार से आपसे सर्जरी में भी, चाहे वो आपका MSN 1 हो, MSN 2 हो या चाइल्ड हेल्थ हो, वहाँ पे नर्स का भूमिका पूछा जाता है ना, नर्सिंग प्रबंध। तो वहाँ भी नर्सिंग प्रबंध इस सेम तरीके से जो ईसीटी है, चूँकि ईसीटी एक जो है थेरेपी है, यह एक इलेक्ट्रिकल थेरेपी है, विद्युतीय उपचार है। तो इसमें नर्स का क्या क्या योगदान होता है ये ईसीटी देने में, ईसीटी से पूर्व, ईसीटी देने से पूर्व, ईसीटी देने के दौरान और ईसीटी देने के बाद, तीनों कंडीशन में जो है इसका भूमिका लिखना है। 10 नंबर में ये सिंपल क्वेश्चन पूछता है कि ईसीटी में इलेक्ट्रो कन्वेंशनल उपचार प्रदान करने में नर्स के भूमिकाओं का स्पष्ट करें, समझ गए। या क्वेश्चन पूछेगा कि ईसीटी से पूर्व, ईसीटी के दौरान और ईसीटी के बाद नर्स के भूमिका को स्पष्ट करें, ठीक है। एक क्वेश्चन है। अब जो लोग इस क्वेश्चन को देख लेंगे वो सर्जिकल में सर्जरी से पहले, सर्जरी के दौरान और सर्जरी के बाद नर्स के भूमिका को आराम से लिख देंगे, ठीक है। बस उनको दिमाग हल्का माइनर दिमाग से लगाना है कि यहाँ पे थेरेपी के लिए जो देखभाल किया जा रहा है तो नर्स इसी प्रकार से देखभाल करेगी, बस थोड़ा सा माइनर है, बाकी आप लोग को समझना है, खुद समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, ईसीटी प्रदान करने में नर्स की भूमिका, रोल ऑफ नर्स इन ईसीटी। पहला कंडीशन है ईसीटी से पूर्व नर्सिंग देखभाल, यानी जब ईसीटी देने हो किसी पेशेंट को, पागल व्यक्ति को, तो जो है उसे ईसीटी के लिए तैयार किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सीधे जो है डॉक्टर ये प्रिस्क्राइब कर दिए कि हाँ इसे ईसीटी लगेगा और जाके उसको सीधे ईसीटी के रूम में उसे जो है ईसीटी देने लगे, ऐसा नहीं होता है। ईसीटी का प्रोसेस होता है, क्योंकि ये सारा प्रोसेस एक जटिल प्रोसेस होता है, तो इसलिए ईसीटी के लिए पेशेंट जो भी होता है रोगी, उसको तैयार किया जाता है। तो यह ईसीटी से पूर्व का देखभाल होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे पॉइंट ध्यान में दीजिएगा। ईसीटी से पूर्व रोगी व उसके संबंधियों से सहमति प्राप्त करना चाहिए। सबसे पहला काम नर्स को ये करना चाहिए ईसीटी देने से पूर्व इसके देखभाल में, कि अगर आप किसी भी पेशेंट को ईसीटी देंगे तो ईसीटी जो होता है यह एक इलेक्ट्रो कन्वेंशनल या विद्युतीय उपचार होता है। तो हो सकता है जो रोगी हो, जो मरीज हो, उसको इसका जो है साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है, व्यक्ति का जान भी जा सकता है इस दौरान। तो इससे पहले जो है इस विधि को, इस उपचार देने से पहले रोगी और उसके संबंधियों से एक सहमति लेटर, एक परमिशन लेटर ले ले, कि एग्री लेटर प्राप्त कर ले कि हाँ हम दे रहे हैं लेटर, इसमें कोई हमें जो है ऐतराज़ नहीं है। अगर कुछ होगा भी तो इसका जवाबदेही मेडिकल या हॉस्पिटल प्रशासन पर नहीं है। ऐसे ही कुछ करके सहमति प्राप्त लिया जाता है। नेक्स्ट है, रोगी को सभी लैब इन्वेस्टिगेशन व शारीरिक जांच करनी चाहिए। अब चूंकि सर्जरी में भी ये कंडीशन किया जाता है कि सहमति प्राप्त लिया जाता है, सभी जितने भी लैब टेस्ट होता है वो जो है चेक किया जाता है, देखा जाता है कि व्यक्ति का ब्लड प्रेशर नहीं तो बढ़ा हुआ है, डायबिटीज़ नहीं तो बढ़ा हुआ है, हार्ट का प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इन सब चीज़ों के लिए जो है टोटल जाँच किया जाता है, ठीक है।
उसके बाद देखिए यहाँ पे रोगी को ईसीटी से 8 घंटे पूर्व मुंह से खाने को नहीं देना चाहिए। अब सर्जरी में भी ऐसे होता था, 6 से 8 घंटे जो है सर्जरी से पहले खाना नहीं देते हैं। यहाँ भी ईसीटी से पूर्व जो है 8 घंटे पहले जो है मुंह से खाना नहीं देते हैं, क्योंकि ईसीटी में झटका लगता है और जो खाना नहीं पचा रहेगा सही से तो उसको मुँह में जो है निकलने का डर रहता है, झाग निकलने का डर रहेगा, इसलिए जो है 8 घंटे पूर्व मुँह से खाना नहीं देना चाहिए। रोगी व उसके संबंधियों को ईसीटी प्रक्रिया विस्तार से समझाकर उनका सहयोग प्राप्त करना चाहिए। अब जो रोगी है उसके जो भी संबंधी हो उससे जो है सहयोग लेना चाहिए, समझ गए ना, इस प्रक्रिया को करने में, ठीक है ना। तो ये हो गया, ये सब पहले होता है ईसीटी देखभाल में। रोगी को शरीर पर स्थित धातु की वस्तुओं को हटा लेना चाहिए, जैसे कृत्रिम दांत, घड़ी, चूड़ी, अंगूठी। अगर रोगी के शरीर पर कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें लगा हुआ है तो ईसीटी देने से पहले क्या करेंगे कि इन सबको जो है उतार देंगे, जैसे चूड़ी, बेल्ट, घड़ी, कृत्रिम दांत वगैरह, समझ गए। रोगी के शरीर से कसे हुए कपड़े को हटाकर ढीले कपड़े पहनाने चाहिए। इस सारा के सारा सर्जरी में भी होता है और यहाँ भी वही चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो कहीं एक लाइन समझ लीजिएगा, तो नर्स के प्रोसेस से पहले, प्रोसेस के दौरान और प्रोसेस के बाद नर्सिंग देखभाल आराम से लिख सकते हैं, जो कि अभी देख रहे हैं, ठीक है ना। तो रोगी अगर कोई टाइट कपड़ा पहना हुआ है तो उसे जो है हटाकर ढीले कपड़े पहना देंगे, ठीक है। महिला रोगी में, अगर रोगी महिला हो तो लिपस्टिक लगाई हो, नेल पॉलिश लगाई हो, तो इस सब को हटाना चाहिए, क्योंकि नेल पॉलिश रहेगा नेल पे तो फिर जो है ऑक्सीजन लेवल जो है चेक कैसे होगा, तो ये जो है साइनोसिस का पहचान नहीं हो पाएगा, समझ गए ना। तो इसलिए महिला रोगी को ये करना चाहिए। उसके बाद है रोगी को मल मूत्र त्याग करने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। अब ये प्रोसेस ईसीटी देने से पहले जो है मरीज को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वह मल मूत्र त्याग कर दे, ताकि प्रोसेस जब शुरू हो, ये प्रक्रिया जब शुरू हो तो उस दौरान मल मूत्र जो है व्यक्ति या जो रोगी है वो त्याग ना करे, ठीक है ना। रोगी को 30 मिनट पूर्व आवश्यक औषधियाँ दी जानी चाहिए। अब जो औषधियाँ हैं वह मरीज को 30 मिनट पहले ईसीटी रूम में प्रवेश कराने से 30 मिनट पहले जो है देना चाहिए, ठीक है। ईसीटी रूम में सभी आवश्यक उपकरण रखी जानी चाहिए। अब जो उपकरण का इस्तेमाल ईसीटी में होता है उन सभी उपकरण का जो है ईसीटी में रखना चाहिए, ठीक है, ईसीटी रूम में। नेक्स्ट है इसमें ईसीटी देने से पूर्व में देखभाल, रोगी को संपूर्ण रिकॉर्ड सहित ईसीटी में पहुंचाना चाहिए। अब यहाँ पे रोगी को सब चीज़ देखभाल हो चुका है तो उसे जो है ईसीटी रूम में पहुँचाना चाहिए, हर एक उसके रिकॉर्ड के साथ में, लैब इन्वेस्टिगेशन के साथ में। तो यह जो है ईसीटी देने से पूर्व का देखभाल था, जो कि यहाँ पे 10 पॉइंटें था, उसको लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ईसीटी के दौरान नर्सिंग देखभाल। अब देखिए ये जो नर्सिंग से पूर्व का देखभाल है ना, तो पूर्व के देखभाल में आप सभी से अगर आपका माइंड और ज़्यादा क्रिएट कर पाएगा मैटर को तो और पॉइंटें लिखिएगा। ऐसा नहीं है कि यह से लिमिट है आप इतने ही लिख पाए, समझ गए ना, ये चीज़ें हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ईसीटी के दौरान नर्सिंग देखभाल। अब वो था ईसीटी देने से पूर्व का देखभाल, जहाँ पे अभी पेशेंट को ईसीटी पढ़ने वाला है, पढ़ा नहीं है। अब यहाँ पे है कि जब पेशेंट को ईसीटी लग रहा होगा, ईसीटी चल रहा होगा, तो उस दौरान नर्स का क्या भूमिका होगा, क्या देखभाल करेगी, देख लीजिए। नर्स को ईसीटी रूम में रोगी को आरामदायक बिस्तर पर शू स्पाइन स्थिति में लिटाकर कशेरुका दंड के नीचे तकिया लगाना चाहिए, ताकि वर्टेब्रल कॉलम में फ्रैक्चर ना हो। अब ईसीटी रूम में जब पेशेंट को पहुंचाते हैं तो पेशेंट को जो है अच्छा पोजीशन देना जो है ये नर्स का काम होता है, समझ गए ना। तो जिस पोजीशन में ईसीटी देने दिया जाता है, जैसे शू स्पाइन में लिटाना चाहिए और उसके जो है वर्टेब्रा के नीचे जो है तकिया लगाना चाहिए, ताकि जो है उसके वर्टेब्रा कॉलम में कोई जो है फ्रैक्चर ना हो, समझ गए। तो ये आरामदायक के लिए है, समझ गए। नेक्स्ट है रोगी को शांति व तनाव कम करने के लिए एनेस्थेटिक ड्रग देनी चाहिए। ईसीटी रूम में क्या करना चाहिए कि रोगी शांत रहे और रोगी के तनाव कम हो, तो इसके लिए एनेस्थेटिक दवाइयाँ दिया जाता है। एनेस्थेटिक समझते हैं ना, एनेस्थेसिया वाला, जिसमें व्यक्ति को जो है बेहोशी में लाया जाता है, ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि रोगी को जूते उतारने चाहिए ताकि पैर में प्रतिक्रिया देखी जा सके। अगर रोगी पैर में जूता पहना है तो उसे उतार देना चाहिए, ताकि उसके जो है झटका लगेगा तो वह पैर में ही जो है उस रिएक्शन को देखा जाएगा, ठीक है। रोगी में टंगू बाइट रोकने व रिस्पायरेशन हेतु माउथ गैग का उपयोग करना चाहिए।
झटका लगने पर पेशेंट हो सकता है कि वह अपने दांत से जो है अपने जीभ को काटे या जीभ पर दांत दोनों बैठा ले, रिस्पायरेशन रुक जाए। तो इसके लिए मुंह में एक माउथ गैग होता है, उसको जो है लगाना चाहिए, ताकि जो है जीभ जो है दांत जो है जीभ पर नहीं बैठेगा, ठीक है ना, और नहीं कटेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, ईसीटी के थाई को थाई सीट से बांध देना चाहिए। ईसीटी के थाई को थाई सीट से बांध देना चाहिए। वह गर्दन कंधों को सहारा प्रदान करना चाहिए। अब ईसीटी जो होता है तो ईसीटी में थाई को थाई सीट से बांध देना चाहिए और गर्दन कंधों को सहारा देना चाहिए, ठीक है। ये सब ईसीटी के दौरान नर्स करेगी, ठीक है ना। ईसीटी द्वारा उत्पन्न सीजर का ध्यानपूर्वक अवलोकन करना चाहिए। नर्स को जो है ध्यानपूर्वक ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए कि जो कंपन उत्पन्न हो रहा है, जो झटका लग रहा है ईसीटी के द्वारा, वह कैसा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देखिएगा, रोगी की गर्दन को हाइपर एक्सटेंडेड पोजीशन में रखकर टंग बैक फॉल रोकना चाहिए। अगर पेशेंट के झटका लगने पर ईसीटी का वह जीभ अंदर की तरफ, अगर उसका अंदर की तरफ न हो, इसके लिए उसका जो पोजीशन है वह हाइपर एक्सटेंड करना चाहिए, जिससे उसका जीभ जो है वह अंदर पीछे की ओर ना जाए और बाहर की ओर जो नॉर्मल होता है वैसे ही रहे। तो ये जो है ईसीटी के दौरान का देखभाल था, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे देखिए, ईसीटी के पश्चात देखभाल क्या क्या। अब पेशेंट को ईसीटी हो चुका है, ईसीटी पड़ चुका है, तो उसके बाद जो है क्या क्या देखभाल किया जाता है देख लीजिए। जैसे अब पेशेंट आ चुका है ईसीटी रूम से बाहर, तो उसे वाइटल साइन का निरंतर चेक करेंगे, जैविक चिन्हों का। रोगी को साइड लाइन रेलिंग उपलब्ध कराकर साइड लाइन पोजीशन दी जानी चाहिए, जिससे शराबी पदार्थों को मुंह द्वारा बाहर निकाला जा सके। ईसीटी के दौरान अगर पेशेंट के मुंह में कोई शराब, कोई सिक्रेशन अगर जमा हुआ हो, समझ गए ना, तो उसे साइड लाइन रेलिंग पोजीशन देकर, साइड लाइन पोजीशन देकर उसे मुंह में जमा जो भी शराबी पदार्थ है उसे बाहर निकलवा देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, रोगी में उत्पन्न जटिलताओं को पहचानकर शीघ्र उपचार उपलब्ध करवाना चाहिए। अगर ईसीटी के बाद पेशेंट में कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई जटिलता दिख रहा है, तो तुरंत जो है चिकित्सक को इन्फॉर्म करे और उसका जो है शीघ्रता से इलाज करवाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आने का है, रोगी को होश में आने पर समय, व्यक्ति, स्थान व घटना का पुनः परिचय करवाना चाहिए। अब पेशेंट चूँकि एनेस्थेटिक दवाई दिया है शांत रहने के लिए, गति कम करने के लिए ईसीटी के दौरान, तो हो सकता है पेशेंट जो है बेहोश में पड़ा हो, समझ गए। तो जब पेशेंट होश में आए तो व्यक्ति से उसके समय, व्यक्ति, स्थान से जो वास्तविक जो वहाँ पे होना चाहिए उसी से परिचय करवाना चाहिए कि व्यक्ति चीज़ों को पहचान रहा है या नहीं पहचान रहा है, समझ गए ना। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिएगा, श्वसन कठिनाई में ऑक्सीजन प्रदान करना चाहिए। अगर ईसीटी के बाद पेशेंट को ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो रहा है सांस में, तो जो है उसे ऑक्सीजन प्रदान करनी चाहिए। रोगी को आराम करने देना चाहिए, जितना हो सके आराम करने देना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट है यहाँ पे देखिएगा, लास्ट है, रोगी को ईसीटी रिकॉर्ड बनाकर उसका संक्षिप्त विवरण लिखना चाहिए। और लास्ट में ईसीटी के बाद के देखभाल में जो है एक कंप्लीट जो है रिकॉर्ड बनाकर उसका जो है रखना चाहिए, नर्स का ये काम होता है। तो तीनों कंडीशन में यहाँ पे नर्स का भूमिका आप लोग देख लिए, कब क्या चीज़ें किया जाएगा। चलिए तो ये हो गया आपका 10 नंबर का क्वेश्चन खत्म, समझ गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आता है कि भय क्या होता है। भय क्या होता है, भय जो है क्या होता है देख लीजिए। भय क्या होता है देख लीजिए। देखिए, भय एक प्रकार का समस्या होता है, भय एक प्रकार का विकार है। भय क्या है, भय एक प्रकार का विकार है, डिसऑर्डर है, समझ गए, जो अस्थायी रूप से व्यक्ति में किसी वस्तु या किसी स्थिति में जो है अपने आप को जो है अनफील, मतलब असहज महसूस करता है, समझ गए ना, अनकंफर्टेबल महसूस करता है, असहज महसूस करता है और स्वयं को परेशान महसूस होने लगता है, स्वयं को जो है परेशान महसूस करता है, समझ गए। वह अपने चारों ओर खुद को खतरा महसूस करने लगता है और वह बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाता है, बहुत ज़्यादा डर जाता है। और यही तो जो है आपका फोबिया होता है, यही जो है भय होता है, समझ गए ना। भय के अनेकों वजह से भय जो है अलग अलग कारण का है, ठीक है ना। चलिए फिलहाल हम लोग देखते हैं, लेकिन जान लिए कि भय क्या है। भय क्या हो गया, सीधा लिखिएगा, भय एक जो है क्या है, विकार है, डिसऑर्डर है, जो व्यक्ति के किसी स्थिति, किसी वस्तु में असहज महसूस करने से होने वाला जो परेशानियां होता है और उसके कारण व्यक्ति के आसपास खुद को खतरा महसूस करता है और वही भय कहलाता है, समझ गए ना। जाहिर सी बातें हैं, हम किसी जगह पर जाएंगे, उस जगह पर हम
परिचित नहीं है, हमें किसी से परिचय नहीं है और वहाँ जाने के बाद हमें काफ़ी सुनसान लग रहा है जगह, समझ गए ना, जगह काफ़ी सुनसान लग रहा है, वहाँ का जो पेड़ पौधा जो जानवर है काफ़ी डरावना है, समझ गए ना। तो उसको सारे स्थिति वस्तु को देखते ही हमारे दिल में एक जो है असहज मतलब अनकंफर्टेबल हम वहाँ पे खुद को महसूस करने लगते हैं। अब जैसे ही अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे तो हमारे अंदर परेशानियाँ शुरू हो जाता है, प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है। अब जैसे ही परेशानी महसूस करेंगे खुद को कि अब हम असहज है, यहाँ पे अनकंफर्टेबल है, यहाँ पे हम अपने आप को अब परेशानी में नहीं डालेंगे, परेशानी खुद को अगर महसूस होने लगे तो जो है अपने आसपास परेशानी क्यों होता है, लगता है कि अब हमारे आसपास खतरा आ गया है, खतरा बढ़ गया है। और इसी चीज़ को तो हम लोग डर या भय कहते हैं। जब हमारे आसपास किसी भी चीज़ को लेकर खतरा उत्पन्न होने लगे और खुद को असहज महसूस करने लगे तो यही तो डर हो जाता है, भय हो जाता है, समझ गए ना। भय अनेकों कारण से जो है भय होते हैं। कौन कौन से कारण हैं देख लीजिए। भय का वर्गीकरण, भय का अलग अलग जो है क्या है आपका क्लासिफिकेशन है, ज़्यादा क्लासिफिकेशन नहीं है, मात्र 3 क्लासिफिकेशन है, यहाँ पे देख लीजिए। पहला है अकेले रहना अथवा भीड़ से बहुत डर लगना, एग्रोफोबिया। देखिए कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो अकेला रहना पसंद करता है, समझ गए ना। जब किसी में भय आता है ना, जिसमें चूँकि यह भी एक प्रॉब्लम ही है, यह भी एक विकार ही है, डिसऑर्डर ही है, जिसमें अगर किसी को भय होता है तो भय भी अलग अलग प्रकार का होता है और यह इसका अलग अलग स्थितियों के कारण अलग अलग प्रकार के होता है। तो पहला कह रहा है वर्गीकरण में कि अकेले रहना अथवा भीड़ से बहुत डर लगना। अकेले रहने का मतलब है कोई ऐसा व्यक्ति है जो भीड़ में जाते ही या जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, लोगों का जमावड़ा है, तो वहाँ पे जाने से व्यक्ति को डर लगता है। तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होता है जो भीड़ से जो है भागेगा, भीड़ को कटकर चलता है, मतलब वो भीड़ में जाने से जो है बचने का कोशिश करता है, लगता है उसको जो है कि हम वहाँ पर जाएंगे तो हमें भी ये खतरा हो जाएगा, समझ गए ना। तो वह भीड़ से बचना चाहता है, यानी खुद को अकेला रहना उसको सेफ फील होता है, सुरक्षित फील होता है कि अकेले रहना बेटर है। तो ये जो होता है ये जो है फोबिया बहुत गंभीर किस्म का होता है। जब कोई व्यक्ति को लगे कि हम अकेले ही अच्छा है, हमें भीड़ में जाने से दिक्कत होती है, तो फिर समझ लीजिए कि वह व्यक्ति में यह जो है गंभीर किस्म का फोबिया है। यह ऐसे स्थानों अथवा परिस्थितियों में होने का डर जिनसे बचना कठिन हो अथवा अचानक बढ़े हुए लक्षणों की स्थिति में सहायता न मिलने का डर। अब आप कितना भी कोई व्यक्ति कितना भी भीड़ से बचना चाहे, आज के समय में कितना भी भीड़ से बचना चाहे, बट अचानक से उसको कहीं ना कहीं भीड़ जो है दिख ही जाएगा, आदमियों का जमावड़ा देख ही जाएगा और उस कंडीशन में व्यक्ति जो है अपने आप को असहज महसूस करने लगता है जब उसके आसपास बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है। तो ये जो है व्यक्ति इस प्रकार के भीड़ को एग्रोफोबिया कहते हैं। जो अकेले रहना पसंद करे या फिर जिसको भीड़ से डर लगे तो उसे एग्रोफोबिया कहते हैं और यह बहुत ही गंभीर किस्म का होता है, समझ गए। कब तक कोई आदमी भीड़ से भागेगा तो यह तो गंभीर किस्म का होगा ही। नेक्स्ट देखिएगा सामाजिक फोबिया, सोशल फोबिया। सोशल फोबिया का मतलब होता है कि अजनबी लोगों से मिलने की परिस्थितियों में तर्कहीन डर इस फोबिया का आवश्यक लक्षण है। विशेष प्रकार के सामाजिक फोबिया में लोगों के सामने बोलने, खाते और लिखते समय डर लगना शामिल है। वह ऐसा व्यवहार कर सकता है जो उसे परेशानी में जो है डाल देगा। देखिए सामाजिक फोबिया का मतलब होता है कि जैसे कोई ऐसे व्यक्ति है जो किसी के सामने में न क्लियर बोल पाता है, न खा पाया, न जो है अपने समय जो है कुछ लिख पाया किसी के सामने में, मतलब किसी न किसी व्यक्ति से डर है, समझ गए ना। उसको जो है किसी विषय वस्तु से डर है जिसके कारण वह उसके सामने में जो है अपने चीज़ों को नहीं रख पाता है। जैसे देखते होइएगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं या बच्चा होता है जो उसके सामने सियाना लोग आने के कारण जो है वह काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। उसे लगता है कि हम अगर कुछ करेंगे तो गलत हो जाएगा, तो यह जो है हम पीटेगा, इसलिए वह अपनी बातों को जो है उसके सामने नहीं रख पाता है। चाहे वो कुछ लिखना हो, चाहे खाना हो, चाहे वो बोलना हो, वह जो है अपने सामने वाले को जो है बातें नहीं रख पाता है, समझ गए। और इस कंडीशन में व्यक्ति को सोशल फोबिया होता है। समाज में होने वाले चीज़ों से, अजनबी लोगों से मिलने में डर लगता है और यही सोशल फोबिया होता है, समझ गए। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे तीसरा होता है विशिष्ट फोबिया होता है। विशिष्ट फोबिया इससे पहले साधारण फोबिया कहा जाता था। विशिष्ट फोबिया को इससे पहले साधारण फोबिया कहा जाता था। इस फोबिया के मुख्य लक्षण है लंबी अवधि तक किसी विशेष वस्तु या परिस्थिति के उपस्थिति में अकारण डर लगना। देखिए विशिष्ट फोबिया का मतलब होता है कि बिना किसी कारण से किसी भी वस्तु या परिस्थितियों से डर लगना ही जो है विशिष्ट फोबिया कहलाता है। पहले विशिष्ट फोबिया को साधारण फोबिया कहता था, बट समय बढ़ने के साथ यह जो है क्या हो गया, बदल गया।
तो तीसरा जो फोबिया है वह जो है इसका बहुत सारे जो है आपका उदाहरण मिल जाएगा जो व्यक्ति में बिना किसी कारण के डर लगते रहता है, ठीक है ना। जैसे एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया का मतलब होता है कि ऊंचाई पर कोई व्यक्ति चढ़ गया और जो है फिर जो है उसे ऊंचाई से डर लगने लगता है, ठीक है ना, या ऊंचाई पर जाने से डर लगता है तो उसे एक्रोफोबिया कहते हैं। ए से क्या होता है, ए से एयर और ए से एयर मतलब हवा। हवा कहाँ होता है, ऊंचाई पर, तो ऊंचाई से डर लगना है एक्रोफोबिया। गेमोफोबिया का मतलब होता है कि मैरिज से डर लगना। देखिए गेमो में क्या है, खेल, खेल क्या है, और विवाह एक खेल नहीं होता है, इसलिए जो है व्यक्ति को गेमोफोबिया मीन्स विवाह से डर लगना, समझ गए। इसमें जो व्यक्ति होता है गेमोफोबिया में वह विवाह करने से डरता है, विवाह से उसको डर लगता है। एक्वाफोबिया का मतलब होता है, एक्वा मतलब क्या होता है, जल, यानी पानी से डर लगना एक्वाफोबिया कहलाता है, समझ गए। उसके बाद है जेनोफोबिया। है जेनोफोबिया का मतलब होता है संभोग से डर, समझ गए ना, मतलब किसी को सेक्स करने से प्रॉब्लम डर लगेगा तो उससे जो है हम लोग क्या कहते हैं, जेनोफोबिया कहते हैं, समझ गए। उसके बाद देखिए यहाँ पे जीनोफोबिया है। जेनोफोबिया और जीनोफोबिया में अंतर है, अगर जी लगा रहेगा तो हो जाएगा सेक्स से डर, समझ गए ना, संभोग से डर, और अगर एक्स लगा रहेगा, ई लगा रहेगा तो यह जीनोफोबिया है, मीन्स अजनबी लोगों से डर, कोई ऐसा लोग जिससे कोई परिचित नहीं है तो उससे जो डर होगा वह अजनबी लोगों से डर होगा, जीनोफोबिया, ठीक है। जूफोबिया क्या होता है, तो जू मतलब क्या होता है, जानवर, जानवर, समझ गए ना, और फोबिया मतलब डर, मतलब जानवरों से डर, जूफोबिया, ओके। क्लोएस्ट्रोफोबिया। क्लोएस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है सी फॉर क्लोज और सी बंद स्थानों से डर, तो आप लोग क्लाएस्ट्रोफोबिया का मतलब क्या होता है, सी फॉर क्लोज होता है और इसका मतलब ही है बंद स्थानों से डर लगना, तो समझ जाइएगा कि क्लाएस्ट्रोफोबिया आएगा तो समझ जाइएगा कि बंद स्थानों से डर लगना, ठीक है। क्रोमोफोबिया का मतलब क्या होता है, देखिए अलग अलग कलर होता है, कलर, समझिए ना, क्रोमोफोबिया, और यहाँ पे क्या है, कलर, कलर भी क से कलर और क से क्रोमोफोबिया, समझ गए ना, तो यह रंगों से डर लगेगा तो उसे क्रोमोफोबिया होता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा नाइक्टोफोबिया। नाइक्टोफोबिया का मतलब है एन फॉर नाइट होता है, नाइट अंधेरा जो होता है नाइट में ही होता है ना, तो नाइक्टोफोबिया यानी अंधेरे से डर, समझ गए। हेमोफोबिया, हेमो है तो हेमो रक्त को जो है बोधित करता है, तो हेमोफोबिया मतलब रक्त से डर लगना, ठीक है। फार्मेकोफोबिया मतलब औषधि का डर, दवाई का डर, कोई देखते होइएगा कोई ऐसे व्यक्ति होता है जो दवाई लेने से डरता है तो उसे जो है फार्मेकोफोबिया होता है। फार्मा मतलब समझते हैं ना कि औषध। जूफोबिया मतलब जानवरों से डर, ये चीज़ हो गया आपका। चलिए तो ये विशिष्ट कुछ चीज़ें हैं जो बिना किसी कारण के जो है अकारण स्थिति के कारण डर लगता है, तो ये सब जो है विभिन्न प्रकार के विशिष्ट फोबिया था जिसको यहाँ पे बता दिए, आप सभी से यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, ओके। चलिए अब यहाँ पे देखिए भय के कौन कौन कारण होते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। भय के भाई कुछ कुछ कारण भी तो होगा ना, ऊपर में हम लोग अभी इसका वर्गीकरण देखें कि कौन कौन से प्रकार का होता है। तो एक आपका था क्या चीज़, एक फोबिया था, समझ गए ना, अजनबी लोगों से डर, सामाजिक लोगों से डर, और उसके बाद था विशिष्ट फोबिया, समझ गए, 3 फोबिया था। अब यहाँ पे देखिए फोबिया का अलग अलग कारण है, यानी भय का अलग अलग कारण है। पहला है लर्निंग थ्योरी। लर्निंग थ्योरी क्या कहता है, देख लीजिए, ज़्यादा नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए लर्निंग थ्योरी कहता है कि इस अवधारणा के अनुसार तनाव युक्त उत्तेजन अकारण की भय उत्पन्न करता है, ठीक है ना। लर्निंग थ्योरी कहता है कि तनाव युक्त मतलब स्ट्रेस उत्तेजक, मतलब ये जो आपका लर्निंग थ्योरी कहता है कि स्ट्रेस के कारण व्यक्ति में बिना किसी कारण के भय उत्पन्न होता है, तो वह लर्निंग थ्योरी बताता है। लर्निंग थ्योरी क्या कहता है कि तनाव युक्त उत्तेजक मतलब स्ट्रेस, जो व्यक्ति तनाव लेगा, तनाव के समय में रहता है, उसको बिना किसी कारण के भी डर लगते रहता है, तो ये आपका होता है लर्निंग थ्योरी, समझ गए। दूसरा जो कारण बताता है साइकोडायनेमिक थ्योरी। साइकोडायनेमिक थ्योरी क्या कहता है, देख लीजिए, इस अवधारणा के अनुसार आत्मा की दमनात्मक प्रक्रिया के असफल होने पर सेकेंड रक्षात्मक प्रक्रिया रूप में विस्थापन होता है। दमनात्मक के मतलब होता है, साइकोडायनेमिक थ्योरी के मतलब होता है कि कोई व्यक्ति
समझ गए ना। कोई व्यक्ति अपने खुद को जो है अपने अंदर किसी चीज़ को जो है दमन कर लिया है, मतलब दफना लिया है, और उसके जो पहले वाला चीज़ है उसके जगह पे कोई और चीज़ लाकर विस्थापित कर दिया है। तो ये जो होता है यह जो है सेकेंड रक्षात्मक प्रक्रिया है, विस्थापन करना। विस्थापन करने का मतलब क्या है कि जिस कारण से हमको कोई चीज़ कर से जो है हमको कोई ऐसा चीज़ है जो हम उसके जगह पे कोई और चीज़ को लाकर रख दिए, विस्थापित कर दिए, मतलब उसके जगह पर कोई और चीज़ को जो है हम लाकर स्थापित कर दिए, तो यह विस्थापन हो गया। समझ गए। और इसी कारण से जो व्यक्ति में डर उत्पन्न होता है तो वह साइकोडायनोमिक थ्योरी होता है। समझ गए। चलिए, तीसरा यहाँ पे जो कारण है वह कॉग्निटिव थ्योरी है। समझ गए। कॉग्निटिव थ्योरी क्या कहता है कि इसके अनुसार नकारात्मक व अकारण सोच लोगों के अंदर भय पैदा करता है। सबसे इम्पोर्टेंट तीसरा है। समझ गए ना। देख लीजिए, कॉग्निटिव थ्योरी कहता है कि इसमें व्यक्ति का नकारात्मक सोच और बिना किसी कारण के सोच जो है लोगों के अंदर भय पैदा करता है, और बहुत हद तक सही भी है। बहुत लोग जो है इतना कहीं भी जाएगा निगेटिव चीज़ों से तो ही डर लगता है ना। अगर आपके अंदर थॉट जो है निगेटिव अगर सोच अगर उत्पन्न होने लगेगा और बिना कोई कारण के अगर वह निगेटिव थॉट उत्पन्न होने लगा तो फिर उस व्यक्ति के अंदर डर तो लगना ही है, जाहिर सी बातें हैं। जैसे एग्ज़ाम आप दे दिए और आपके मन में ख्याल हमेशा आ रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगा, क्या होगा, मेरा साल भर बैक चला जाएगा। मतलब अभी आपका रिजल्ट आया नहीं, लेकिन आप भविष्यवाणी करने लगे हैं। उस रिजल्ट के चलते आपको जो है आपके अंदर जो है डर सताने लगा है, आप घबराने लगे हैं। समझ गए ना, रिजल्ट के कारण। तो वह भी क्या है, भय है। समझ गए। तो यह कॉग्निटिव थ्योरी क्या कहता है कि निगेटिव और बिना किसी कारण के सोच जो है लोगों के अंदर भय पैदा करती है। समझ गए। तो तीन चीज़ें याद रखिएगा, लर्निंग थ्योरी, साइकोडायनामिक थ्योरी और कॉग्निटिव थ्योरी। ये तीन कारण से व्यक्ति के अंदर जो है भय उत्पन्न होता है। समझ गए। चलिए, उसके बाद अब भय का सिम्टम्स ऑफ फोबिया। भय के क्या क्या लक्षण होता है, आसान है। किसी में अगर भय होता है तो क्या क्या लक्षण होता है। किसी विषय वस्तु से लगातार व अकारण डर। सबसे पहले जो होता है व्यक्ति के अंदर किसी भी विषय वस्तु के स्थिति से बिना किसी कारण के लगातार डर व्यक्ति में आते रहता है। समझ गए। उस वस्तु या स्थिति को देखने से व्यक्ति का अनियंत्रित होना। जब व्यक्ति ऐसे वस्तु विषय को देखता है जिससे व्यक्ति को अचानक से डर लगने लगता है, वो व्यक्ति जो है उस वस्तु या उस स्थिति को देखते ही जो है पागल सा होने लगता है, भागने लगता है। तो यानी उस स्थिति और वस्तु को देखते ही व्यक्ति अनियंत्रित होना, यह लक्षण होता है फोबिया का। समझ गए। नेक्स्ट है, देखिएगा, डरावनी वस्तुएं या स्थिति से व्यक्ति का तुरंत चिंता में पड़ना। व्यक्ति जैसे ही कोई डरावनी वस्तु या स्थिति में देखेगा तो वह जो है घोर चिंता में, डीपली एंजाइटी में पड़ जाएगा। ये लक्षण होता है डरने वाले पेशेंट का। ठीक है। नेक्स्ट है व्यक्ति मूर्छा हो जाना। व्यक्ति में एक लक्षण ये भी होता है कि ज़्यादा भयभीत हो जाएगा, डर जाएगा, तो व्यक्ति जो है बेहोश हो जाएगा, यानी उसमें कुछ देर के लिए मूर्छा हो जाएगा। ठीक है। उत्पात मचाना। कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा डरने के बाद जो है बहुत ज़्यादा उत्पात मचाने लगता है। समझ गया ना। तो यह भी एक मानसिक रोग ही होता है। खुले व सार्वजनिक स्थानों पर जाने से डरना। कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जहाँ पे व्यक्ति जो है खुले स्थानों में जाने से डरता है। दैनिक क्रियाओं का कम हो जाना। अब व्यक्ति डर जाएगा तो अपना जो डेली का जो रूटीन काम का है वो प्रभावित होने लगेगा, जाहिर सी बातें हैं। समझ गए। नेक्स्ट है, उसके बाद उसकी अधिक तीव्रता से व्यक्ति अपने आप को घर में बंद कर लेता है। अब व्यक्ति अपने आप जो है डर से इतना ना ज़्यादा घबरा जाता है कि वह अपने आप को घर में बंद कर लेता है। ठीक है। आतंक की तरह विचार। उसका जो विचार होगा एकदम जो है आतंकी होगा, हानि पहुंचाने वाला होगा। तो ये जो है आपका ये सब लक्षण दिखता है भय वाले पेशेंट में। ठीक है। चलिए, अब भय का उपचार, ट्रीटमेंट ऑफ भय क्या क्या होता है। देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ भय में कुछ ज़्यादा नहीं है। पहला है फार्मेकोलॉजी, मतलब औषधि के द्वारा जो ट्रीटमेंट होता है भय का। उसमें अगर किसी को चिंता, घबराहट के कारण अगर किसी को डर लग रहा है तो उसे डाइजापाम दिया जाता है। समझ गए। अगर किसी में डिप्रेशन है, डिप्रेशन के कारण बहुत ज़्यादा उसे डर सता रहा है किसी चीज़ को लेकर, तो उसे सर्ट्रेलाइन देते हैं। समझ गए। ये दो दवाइयाँ हैं, चिंता के लिए डाइजापाम, ठीक है, और डिप्रेशन एंजाइटी के लिए सर्ट्रेलाइन। समझ गए ना। चलिए, तो ये दो दवाइयाँ हैं जो कि औषधि के द्वारा ठीक किया जाता है।
अगर व्यक्ति को औषधि के द्वारा सही नहीं हो रहा है तो व्यक्ति को साइकोथेरेपी मनोचिकित्सक दिया जाता है, जैसे बिहेवियर थेरेपी, उसके व्यवहार में चेंज किया जाता है, समझ गए। और सहायक थेरेपी मतलब सपोर्टिव थेरेपी, व्यक्ति को सपोर्ट किया जाता है, समझ गए। तो ये आपका जो है हो गया मनोचिकित्सक। दो टाइप से व्यक्ति को जो है देख रेख किया जाता है, ठीक है, भयभीत वाले पेशेंट को। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या कहता है भय वाले पेशेंट के लिए, ज़्यादा नहीं है, देख लीजिए। मरीज के भय के कारणों को पता लगाना। सबसे पहले जो मरीज में जो भय का कारण है उसका पता लगाना कि किस कारण से भय में है। मरीज को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना, मरीज को विश्वास दिलाना, मरीज को जो है धनात्मक सोच पैदा करना, मरीज को स्थिति व वस्तु से दूर रखना जिससे उसको डर लगता हो। तो ये सब नर्स का काम होता है, ठीक है। मनोचिकित्सक की सलाह लेना, साथ में सही तरीके से पर्याप्त उपचार देना, देख रेख करना, ठीक है ना, पेशेंट को सुरक्षा प्रदान करना, ये सब जो है नर्स का काम होता है, समझ गए। तो ये आपका भय भी यहाँ पे समाप्त हो गया। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हम लोग चलते हैं। वो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या आपसे पूछेगा, सिजोफ्रेनिया मानसिक विखंडता होता क्या है, परिभाषित करें, इसके जो है चिन्ह व लक्षण लिखे और इसके नर्सिंग देखभाल लिखे। एक क्वेश्चन ए बन गया, एक सेट, समझ गए ना, जो मैंने पहले बताया है। तो एक सेट एक क्वेश्चन का है, समझ गए, जिसमें आपसे होता क्या है सिजोफ्रेनिया, इसके चिन्ह और लक्षण क्या होते हैं और इसका नर्सिंग देखभाल क्या होता है, बताइए। एक क्वेश्चन तो ये बन गया। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है, पूछेगा कि सिजोफ्रेनिया का कारण क्या है, सिजोफ्रेनिया का प्रकार क्या है, सिजोफ्रेनिया का जो है सिजोफ्रेनिया का प्रकार और सिजोफ्रेनिया का जो है चिकित्सीय, सिजोफ्रेनिया का प्रकार और सिजोफ्रेनिया का जो है आपको क्या पूछेगा, वर्गीकरण, हाँ, सिजोफ्रेनिया का कारण। ये दो चीज़ें आपसे इंपॉर्टेंट है, पूछेगा, और उसमें से नर्सिंग प्रबंध या चिकित्सीय प्रबंध एक और जोड़ देगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन होता है। तो आज हम एक क्वेश्चन ये ख़त्म कर लेते हैं, दूसरा वीडियो आएगा तो वहाँ पे इसको हम लोग ख़त्म कर देंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले जानिए सिजोफ्रेनिया होता क्या है। देखिए सिजोफ्रेनिया जो होता है ना, यह एक मनोरोग का स्थिति है। अब आप लोग जानते हैं यह किस प्रकार के मनोरोग है, तो यह साइकोसिस डिसऑर्डर है। यह एक क्या है, साइकोसिस है। दो प्रकार के होता है ना, साइकोसिस और न्यूरोसिस। तो साइकोसिस वाला खतरनाक होता है, आप लोग जानते हैं। तो साइकोसिस वाला ही ये जो है सिजोफ्रेनिया मानसिक विखंडता होता है, जिसमें अगर कोई भी व्यक्ति सिजोफ्रेनिया का शिकार होता है तो उसको अपने आप पर विश्वास खत्म हो जाता है, उसको अपने आप पर और दूसरे पर भी विश्वास खत्म हो जाता है, समझ गए। वो विश्वासहीन हो जाता है, उसका व्यवहार जो है बदल जाता है बिल्कुल, मतलब बिल्कुल चिड़चिड़ा, बिल्कुल गलत व्यवहार, बिल्कुल जो है उसका मन हमेशा जो है गलत गलत चीज़ों के प्रति ज़्यादा रहेगा, समझ गए ना। कभी उग्र हो जाएगा एकदम, मतलब एकदम पागलपन, उसका याददाश्त जो है व्यक्ति को चला जाता है, मेमोरी लॉस होने लगता है व्यक्ति में, और उसका संपूर्ण गतिविधियाँ प्रभावित हो जाता है, जो एक कंप्लीट पागल व्यक्ति को होता है, समझ गए ना। तो स्किज़ोफ्रेनिया जो होता है, जो सिजोफ्रेनिया है, यह वही है कि व्यक्ति को सोच में, थिंकिंग में, उसके अंडरस्टैंड समझने में जो है उसका अनियमितता हो जाता है, प्रभावित करता है, और व्यक्ति को व्यवहार को पूर्ण तरीक़ा से जो है प्रभावित कर देता है, जिससे व्यक्ति के जो मनोप्रेरक, मतलब जो मोटिवेशन जो मिलना चाहिए, जो कोई अच्छे से काम करने के लिए जो मोटिवेशन मिलता है, वह पूर्ण रूप से जो है प्रभावित हो जाता है। उसको ब्रेन में, उसको मस्तिष्क में कोई जो है मनोप्रेरक गतिविधियाँ नहीं होता है, जिसके कारण व्यक्ति का जो दिनचर्या होता है बिल्कुल प्रभावहीन हो जाता है। वो बिल्कुल जो है कोई भी काम सही से नहीं करेगा, हमेशा उसके मन में गलत गलत विचार, क्योंकि उसके जो है याददाश्त और उसका जो समझने सोचने का जो शक्ति है वह चला जाता है। और यह एक क्रॉनिक बीमारी होता है, जिसमें सिजोफ्रेनिया होता है, उसमें लंबे समय तक देखने को मिलता है, और बहुत ऐसे कंडीशन में व्यक्ति में यह ठीक भी नहीं होता है, समझ गए। तो ये सिजोफ्रेनिया एक खतरनाक रोग होता है, ठीक है। चलिए तो ये चीज़ को आप लोग समझ गए, जिसमें व्यक्ति का हर एक चीज़ प्रभावित होता है। इसका चिन्ह और लक्षण चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए मानसिक विकलता के चिन्ह व लक्षण निम्नलिखित है, ठीक है। देखिए पहला है आधारभूत लक्षण, आप लोग इसको लक्षण ध्यान से देखिए। पहला है आधारभूत फंडामेंटल सिम्टम्स। कोई व्यक्ति में अगर ये सिजोफ्रेनिया होता है तो उसमें फंडामेंटल सिम्टम्स मतलब आधारभूत, मतलब जो बेसिक लक्षण होता है ना, वह जो है व्यक्ति में ये जो है चार होता है, ठीक है ना। देखिए
फंडामेंटल सिम्टम्स कौन कौन होता है देख लीजिए। पहला है उभय भाविका, एम्बीवैलेंस। एम्बीवैलेंस का मतलब क्या होता है कि एक ही व्यक्ति वस्तु अथवा परिस्थिति के प्रति दो परस्पर विरोधी भावनाएं, दृष्टिकोण अथवा विश्वासों का पाया जाना। उभय भाविका का मतलब होता है कि व्यक्ति एक ही होगा, जिसमें व्यक्ति जो है एक ही होगा, समझ गए ना, लेकिन उसमें जो है दो तरह के जो है भावना पाया जाएगा, दो तरह के विचार, दृष्टिकोण और विश्वास पाया जाता है, यानी इसी को जो है उभय भाविका एम्बिविलियंस कहते हैं, समझ गए। उसके बाद है ऑटिज्म है। ऑटिज्म जो होता है स्वपरायणता, रोगी दिन में स्वप्न देखता है, कल्पना से प्रेरित होता है, बहुत ज़्यादा कल्पना करने लगता है, विचारों से भरा होता है कि आज जो है हम तो आज जो है हम मतलब कुछ भी करेंगे, कल्पना में कुछ भी, दिन में सपना देखना, ठीक है ना। वह बचपना दिखाता है व्यक्ति जिसमें ऑटिज्म होता है, समझ गए। रोगी अपने आसपास घटने वाली घटनाओं से अप्रभावित होता है। अब जब बचपना दिखाएगा तो उसके आसपास कुछ भी होगा उसको उससे कोई लेना देना नहीं रहता है, उसे इस तरीक़ा से रहेगा कि उसे पता ही नहीं है कि उसके आसपास में क्या हुआ है, कोई भी घटना जो है उसको प्रभावित नहीं करता है, अप्रभावित रहता है। तो ऑटिज्म का मतलब ही होता है कि व्यक्ति के जो है पूर्ण रूप से प्रभावित हो जाना, जिसमें व्यक्ति दिन में सपना देखना, ऐसे विचारों से प्रेरित होना जो कि बिल्कुल कल्पना वाला हो, समझ गए ना, बचपन दिखाता हो, आसपास होने वाले घटनाओं से अप्रभावित रहता हो। तो ये जो है आपका बी है ऑटिज्म, और पहला था एबिविलियंस, समझ गए। चलिए तीसरा यहाँ पे देखिएगा दुष्प्रभाव पड़ना, इफेक्ट डिस्टर्बेंस। दुष्प्रभाव पड़ना जो लक्षण होता है आधारभूत लक्षण में, दुष्प्रभाव जो है किसी व्यक्ति पर दुष्प्रभाव पड़ने से जो है इसमें लक्षण जो है दिखता है, समझ गए। विचारों की भिन्नता का मतलब है कि जो उसका विचार होगा वह समय समय पर जो है चेंज होते रहेगा, बदलते रहेगा। उसका जो थॉट होगा, जो उसका विचार होगा, वह समय समय पर विभिन्न तरीक़ों का, विभिन्न अलग अलग स्थितियों में अलग अलग तरीके से वह अपने बातों को पेश करेगा, अपने विचारों को। तो उसमें विचारों में भिन्नता देखने को मिलता है, समझ गए ना। तो ये 4 हो गया आधारभूत लक्षण, ठीक है। दूसरा जो लक्षण यहाँ पे आप लोग देखिएगा वो है पहले और दूसरे दर्जे का लक्षण। पहला था आधारभूत लक्षण जिसमें एम्बिविलियंस था, ऑटिज्म था, समझ गए ना। उसके बाद था कि विचारों में भिन्नता था, समझ गए ना। अब यहाँ पे हम लोग दूसरा देख रहे हैं पहले और दूसरे दर्जे का लक्षण, ठीक है। अब पहले और दूसरे दर्जे का लक्षण क्या होता है देख लीजिए। देखिए कर्ट श्रेडर के अनुसार सिजोफ्रेनिया के रोगी में पहले और दूसरे दर्जे का लक्षण पाए जाते हैं। देखिए कर्ट स्नेडर ने कहा कि जो सिजोफ्रेनिया होता है उसमें सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट में पहले और दूसरे दर्जे का लक्षण दिखाई देता है, समझ गए ना। यह कर्ट स्नेडर ने कहा। पहले अब दूसरे दर्जे का लक्षण क्या होता है देख लीजिए। जैसे श्रव्य विकार मतलब सुनने का जो है समस्या, बोलेगा कुछ और, उस सिजोफ्रेनिया वाला पेशेंट को सुनाएगा कुछ और। कोई अच्छा बात बोलेगा, सिजोफ्रेनिया वाला पेशेंट को गलत लगेगा, वो मतलब उसको सुनने में विकार होगा, ठीक है। उत्तेजित करती अथवा चर्चा करती हुई आवाज़ें, अगर जो सिजोफ्रेनिया वाला व्यक्ति होगा उसमें ये लक्षण दिखता है पहले और दूसरे दर्जे का कि उसे लगेगा कि कोई हमारे आसपास में जो है हमारे रिलेटेड ही बातें कर रहा है, या फिर जो खुद का जो वो आपका जो सिजोफ्रेनिया वाला व्यक्ति रोगी होगा वो जो है जो बात बोलेगा वह काफ़ी उत्तेजित, एक्साइटेड बात करेगा, मतलब एकदम भरा हुआ आवाज़ में, उत्तेजित आवाज़ में जो है बात करेगा, ठीक है। व्यंग करती हुई आवाज़ें, वो जो बातें बोलेगा व्यंग करती हुई जो है बोलेगा, व्यंग करती हुई आवाज़ें। नहीं देखते हैं कि कोई व्यक्ति जब मानसिक रूप से पगला जाता है तो देखते होइएगा कि वो खूब गाना गाएगा या शायरी पर शायरी ठोकेगा, समझ गए ना, और चिल्ला चिल्ला के आवाज़ में बात करेगा। तो ये दूसरे दर्जे का लक्षण होता है कि व्यंग करती हुई आवाज़ें। नेक्स्ट है शारीरिक निष्क्रियता, वो व्यक्ति कब क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उसको कोई जो है उससे मतलब उसको खुद का नहीं रहता है कि हम कब क्या कर रहे हैं। कोई पागल व्यक्ति का रहता है सुध बुध कि हम कब क्या कर रहे हैं, गलत है, क्या बोल रहे हैं, सही है, कुछ ही नहीं रहता है। विचारों की वापसी, प्रसारण और निवेश, विचारों में उसके विचार जो है बार बार जो है उसके विचारों में चेंजे जाएगा। भ्रांतियाँ से संबंधित अवबोधन, व्यक्ति में भ्रांतियाँ होगा, मतलब व्यक्ति में जो है वह चीज़ें जो है भ्रांतियाँ मतलब उसमें जो है चीज़ें, गलत चीज़ें जो है उसके सामने
दिखाई देगा, समझ गए ना। बार बार जो है उसके मन में गलत गलत भावना उत्पन्न होगा, समझ गए, किसी भी को भी निगेटिव चीज़ों से देखेगा, इस प्रकार के लक्षण होता है। अवबोधन के अन्य प्रकार, वो व्यक्ति का जो बोध करने का जो रास्ता है, जो तरीका है, वह बिल्कुल सबसे अलग होगा, समझ गए। तो ये जो है सिजोफ्रेनिया का दूसरे दर्जे पहले दर्जे का लक्षण है। नेक्स्ट देखिएगा, मूड का बदलना। मूड का बदलना है कि व्यक्ति में जो सिजोफ्रेनिया का पेशेंट होता है उसमें मन जो है हमेशा बदलते रहता है, ठीक है। उसके बाद है भावनाओं का कुंद होना, जो उसका इमोशन होगा, इमोशन जो है उसका कुंद हो जाएगा, मतलब उसमें जो है इमोशन रहता ही नहीं है। जो स्किजो वाले फ्रेनिया का व्यक्ति है, कुंद हो जाता है उसका भावना, ठीक है। तो ये जो है पहले और दूसरे दर्जे का लक्षण होता है, जिसमें आप लोग देखें। मैं बार बार कहता हूँ, जहाँ भी नहीं समझ में आए थोड़ा बैक कीजिए और फिर से उसको रिपीट करके देखिए, समझ गए। नेक्स्ट देखिएगा, क्लिनिकल फीचर है। क्लिनिकल फीचर का मतलब होता है कि इसमें भी जो है आपको अलग अलग देख लीजिए अन्य कारण है, ठीक है ना। क्लिनिकल फीचर जो है आपको देखिए कौन कौन से है क्लिनिकल फीचर में, जैसे चिंता के विकार, ठीक है ना, चिंता के विचार, डिस्टर्बेंस ऑफ थिंकिंग, मतलब कोई व्यक्ति को जो है असंबद्धता, विचारहीनता, बातों को भूल जाना, ठीक है ना। क्लिनिकल फीचर में व्यक्ति को चिंता विचार सताता है, मतलब उसका जो विचार थॉट होता है वह चिंता वाला होता है, मतलब वह ऐसा ऐसा सोचता है और वो सोचने के चलते व्यक्ति के अंदर चिंता होता है, समझ गए। तो वो लक्षण दिखाई देता है, जैसे बातों को बार बार भूल जाना, उसका विचार जो है थॉटलेस होगा, समझ गए ना। उसका जो विचार होगा, जो थिंकिंग होगा, वह बिल्कुल क्या होगा, प्रॉब्लम वाला होगा, चिंता के विकार, समझ गए। भावनाओं के विकार, व्यक्ति का जो इमोशनल है उसमें समस्या आएगा, जैसे आवेश का भाव, समझ गए ना, अनुपयुक्त प्रभाव, विचारों की प्रभावशीलता, मतलब सीधा समझिए कि व्यक्ति का जो भावना होता है उस भावना में जो है डिस्टर्बेंस होगा, इमोशन में डिस्टर्बेंस होगा, समझ गए ना। कि व्यक्ति जो है थोड़े थोड़े बात पर जो है एग्रेसिव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा जो है पीटने मारने तक जो है उग्र हो जाएगा। तो इस प्रकार से उसके अंदर जो है भावनाओं का भी विकार आता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्यवहार के विकार, वही है व्यवहार का विकार, मतलब उपद्रव मचाना, गाली देना, पूर्ण तथा विनाशक व्यवहार, उत्तेजना, अपराध और यौन संबंधी क्रियाएं जो है उग्र होना, व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है, ये लक्षण दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अवबोधन के विकार। अवबोधन के विकार मतलब जैसे भ्रम होता है व्यक्ति में, डिस्टर्बेंस ऑफ परसेप्शन, इसी को भ्रम कहते हैं। जैसे श्रव, सुनने में भ्रम होगा, दृश्य, देखने में देखेगा कुछ और लगेगा कुछ और, सुनेगा कुछ और, कोई बोलेगा कुछ और सुनाई देगा कुछ और, स्वाद में स्वाद कुछ और के और गंध कुछ और के आएगा, समझ गए ना। ये सब जो है अवबोधन में विकार होने लगता है, समझ गए, ये चीज़ें हैं। उसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट है आपका लक्षण में इच्छा के विकार, डिस्टर्बेंस ऑफ विल, इच्छा में विकार होता है, जैसे इच्छा शक्ति का कुंद होना, निर्णय लेने में अक्षमता, सामर्थ्य, सक्रियता में कमी, ये सब में जो है इच्छा में कमी आता है। इच्छा में विकार कब होता है, जब सामर्थ्य और सक्रियता में कमी होगा तो इच्छा शक्ति में विकार होगा ही होगा। निर्णय लेने में जब अक्षमता होगा तो इच्छा शक्ति तो कमज़ोर होगा ही, तो इच्छा शक्ति का ही विकोर है। तो ये सब जो है आपका क्लिनिकल लक्षण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सक्रियता पर प्रभाव। सक्रियता पर प्रभाव के मतलब कि व्यक्ति नकारात्मक, बेहोशी, उत्तेजना, सक्रियता, विचित्र, ये सब जो है व्यक्ति का कि कौन से सिचुएशन में वह कितना ज़्यादा एक्टिव है या उसके एक्टिविटी पर प्रभाव जो है व्यक्ति का पड़ता है, इलेक्शन दिखाई देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देखिएगा, एकाग्रता पर, कॉन्स्ट्रेंट एंड टेंशन पर प्रभाव पड़ता है, जैसे रोने, दौरे पड़ना, विचारों में डूबे रहने, आसपास की स्थितियों का पता न होना, यह जो है एकाग्रता, ठीक है ना। जैसे देखिए दीवा स्वप्नों में खोए रहना, बुदबुदाना, बिना किसी कारण के हंसने और रोने के दौरे पड़ना, ऐसे जो है व्यक्ति जो है एकाग्रता, ऐसे जो है व्यक्ति को टूट जाता है। व्यक्ति खुद में जो है बातें करता है और खुद में जो है खोए रहता है, दिन में सपना देखता है, बिना किसी कारण के हंसने लगेगा, रोने लगेगा। तो ये सब जो है एकाग्रता पर प्रभाव पड़ाता है व्यक्ति को, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिनिकल लक्षण जो है समाप्त हो गया आपका। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका नर्सिंग प्रबंध रह गया, वीडियो बड़ा हो गया, इसलिए हमको नर्सिंग प्रबंध यहाँ पे रोकना पड़ रहा है। उसको हम लोग आगे वीडियो जब करेंगे सिजोफ्रेनिया का इसके बाद वाला सेट, तो उसमें देख लेंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद।